सिंहासन बत्तीसी की पहली कहानी। रत्नमंजरी पुतली की कथा। दोस्तों, सिंहासन बत्तीसी की 32 पुतली का नाम निम्नलिखित है। 1 रत्नमंजरी, 2 चित्रलेखा, 3 चंद्रकला, 4 कामकंदला, 5 लीलावती, 6 रविभामा, 7 कौमुदी, 8 पुष्पवती, 9 मधुमालती, 10 प्रभावती, 11 त्रिलोचना, 12 पद्मावती, 13 कीर्तिमती, 14 सुनैना, 15 सुंदरवती, 16 सत्यवती, 17 विद्यावती, 18 तारावती, 19 रूपरेखा, 20 ज्ञानवती, 21 चंद्रज्योति, 22 अनुरोधावती, 30 धर्मवती, 24 करुणावती, 25 त्रिनेत्री, 26 मृगनयनी, 27 मलयवती, 28 वैदेही, 29 मानवती, 30 जयलक्ष्मी, 31 कौशल्या, 32 रानी रूपवती। सिंहासन के समुचित रूप से स्वच्छ हो जाने के उपरांत राजा भोज के मन में पहले ही दिन उस पर विराजमान होने की अत्यधिक उत्सुकता थी। जब प्रथम दिवस राजा भोज ने सिंहासन पर बैठने का प्रयास किया, तभी सिंहासन से प्रथम पुतली रत्नमंजरी प्रकट हुई। रत्नमंजरी ने स्वयं का परिचय देते हुए कहा, हे राजन, ये सिंहासन महान सम्राट विक्रमादित्य का है। विक्रमादित्य जैसे गुणवान, बुद्धिमान और धर्मपरायण व्यक्ति ही इस पर बैठने के योग्य हैं। रत्नमंजरी ने आगे कहा, राजन, यदि आपको इस पर विश्वास नहीं होता तो आप विक्रमादित्य के जीवन की यह प्रेरणादायक कथा सुने और स्वयं निर्णय करें कि क्या आप में ऐसे गुण विद्यमान हैं जो आपको इस सिंहासन पर बैठने का अधिकारी बनाते हैं। इस प्रकार रत्नमंजरी ने राजा भोज को एक गहरी दृष्टि से देखते हुए विक्रमादित्य की कथा का आरंभ किया। एक बार की बात है, अम्बावती नामक एक संपन्न और समृद्ध राज्य था। इस राज्य के राजा धर्मसेन अपने न्यायप्रिय और परोपकारी स्वभाव के लिए प्रसिद्ध थे। राजा धर्मसेन ने अपने राज्य की उन्नति और प्रजा की भलाई के लिए 4 वर्णों की स्त्रियों से 4 विवाह किए थे। राजा की पहली पत्नी एक ब्राह्मण महिला थी, जिनसे उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम ब्राह्मणीत रखा गया। दूसरी पत्नी एक क्षत्रिय महिला थी, जिनसे उन्हें 3 पुत्रों का आशीर्वाद मिला, जिनके नाम शंख, विक्रमादित्य और भर्तृहरि थे। तीसरी पत्नी एक वैश्य महिला थी, जिनसे उन्हें एक पुत्र हुआ, जिसका नाम चंद्र रखा गया। चौथी और अंतिम पत्नी एक शूद्र महिला थी, जिनसे उन्हें एक पुत्र हुआ, जिसका नाम धन्वंतरी रखा गया। समय के साथ सभी राजकुमार बड़े हुए और योग्य हुए। राजा धर्मसेन ने अपने 4 पुत्रों को उनके गुणों और योग्यताओं के अनुसार महत्वपूर्ण भूमिकाएं सौंपने का निर्णय लिया। ब्राह्मणी के पुत्र ब्राह्मणीत को उनकी विद्वत्ता और प्रशासनिक कौशल को ध्यान में रखते हुए राज्य का दीवान नियुक्त किया गया। हालांकि ब्राह्मणीत अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से निभाने में विफल रहा। उसकी अदूरदर्शिता और प्रबंधन में कमियों के कारण राज्य के कई महत्वपूर्ण कार्यों में बाधा आई। अपनी असफलताओं और राज्य के प्रति अपने कर्तव्यों को न निभा पाने के कारण ब्राह्मणीत ने राज्य छोड़ने का निर्णय लिया। वह राज्य से निकलकर कई स्थानों पर भटकता रहा और अंततः धारानगरी नामक राज्य में पहुंचा। धारानगरी में ब्राह्मणीत की विद्वत्ता और प्रशासनिक कौशल की पहचान की गई और उसे एक उच्च पद प्रदान किया गया। वहां उसने अपने कर्तव्यों को निभाने में सफलता पाई और राज्य के लोगों का विश्वास और सम्मान अर्जित किया। लेकिन ब्राह्मणीत की महत्वाकांक्षाएं यही समाप्त नहीं हुई। एक दिन उसने धारानगरी के राजा के प्रति विद्रोह किया और एक षड्यंत्र रचकर राजा की हत्या कर दी। इस कृत्य के बाद ब्राह्मणीत ने स्वयं को धारानगरी का नया राजा घोषित कर दिया और सिंहासन पर आसीन हो गया। कुछ समय के पश्चात ब्राह्मणीत ने उज्जैन आने का निर्णय लिया। उज्जैन उसकी महत्वाकांक्षाओं का केंद्र था, जहां वह नए अवसरों की तलाश में था। किंतु दुर्भाग्यवश उज्जैन पहुंचते ही उसकी आकस्मिक मृत्यु हो गई। इस अप्रत्याशित घटना ने अम्बावती राज्य में एक नई उथल पुथल की स्थिति पैदा कर दी। ब्राह्मणीत की मृत्यु के बाद क्षत्राणी के बड़े पुत्र शंख के मन में लालच और सत्ता की भूख जाग उठी।
उसे विश्वास था कि उसके पिता राजा धर्मसेन अपने दूसरे पुत्र विक्रम को राज्य का उत्तराधिकारी बना सकते हैं। इस भय और असुरक्षा की भावना के कारण शंख ने अपने सोते हुए पिता पर घातक हमला कर उन्हें मार डाला और स्वयं को अम्बावती का नया राजा घोषित कर दिया। शंख के इस घृणित कृत्य की खबर जल्द ही उसके सभी भाइयों तक पहुंच गई। शंख का षड्यंत्र और सत्ता की लालसा सभी भाइयों के समक्ष स्पष्ट हो गई। विक्रमादित्य, भर्तृहरि, चंद्र और धन्वंतरी ने अपनी जान की सुरक्षा के लिए राज्य छोड़ दिया और इधर उधर निकल पड़े। शंख ने राज्य की बागडोर संभालते ही अपने भाइयों को ढूंढ निकालने का संकल्प लिया। उसने राज्य के प्रमुख ज्योतिषियों और विद्वानों को बुलाकर ज्योतिष विद्या के माध्यम से अपने भाइयों की स्थिति का पता लगाने का आदेश दिया। ज्योतिषियों ने अपनी गहन साधना और ज्योतिष विद्या के माध्यम से शंख को बताया कि विक्रम को छोड़कर उसके सभी भाई जंगली जानवरों का शिकार बन चुके थे। विक्रम अब ज्ञान और शक्ति में अत्यंत प्रखर हो चुका था और भविष्य में एक महान सम्राट बनने की क्षमता रखता था। ये सुनकर शंख के मन में चिंता और भय उत्पन्न हो गया। उसे यह आभास हुआ कि विक्रम उसकी सत्ता के लिए एक गंभीर खतरा बन सकता है। इस विचार से भयभीत होकर शंख ने विक्रम को मारने की योजना बनाई। शंख ने अपने विश्वस्त मंत्रियों को विक्रम का पता लगाने का आदेश दिया। मंत्रियों ने अथक प्रयासों के बाद विक्रम को ढूंढ निकाला और शंख को इसकी सूचना दी। विक्रम के बढ़ते प्रभाव और ज्ञान को देखकर शंख ने एक घातक योजना बनाई। उसने एक तांत्रिक को बुलाया और उसे विक्रम की हत्या की साजिश में शामिल कर लिया। शंख ने तांत्रिक से कहा कि वह विक्रम के पास जाकर उसे काली माता की आराधना करने का सुझाव दे। तांत्रिक को यह भी निर्देश दिया गया कि वह विक्रम को विशेष विधि से काली की पूजा करने के लिए सिर झुकाने को कहे। शंख की योजना थी कि जैसे ही विक्रम काली माता के समक्ष सिर झुकाएगा, वह उसे वहीं मार डालेगा। तांत्रिक ने शंख के निर्देशों का पालन करते हुए विक्रम के पास पहुंचकर उसे काली माता की आराधना की बात बताई और सिर झुकाने की विधि समझाई। विक्रम, जो अत्यंत बुद्धिमान और सतर्क था, ने तुरंत खतरे की आहट महसूस कर ली। उसने तांत्रिक से सिर झुकाने की विधि का प्रदर्शन करने को कहा ताकि वह स्वयं देख सके कि यह पूजा कैसे की जाती है। जैसे ही तांत्रिक ने सिर झुकाया, शंख ने उसे विक्रम समझकर उसकी गर्दन काट दी। ये देख विक्रम ने तुरंत अवसर का लाभ उठाते हुए शंख के हाथ से तलवार छीन ली और शंख की भी गर्दन काट दी। इस प्रकार विक्रम ने अपने पिता की हत्या का बदला लिया और अपने कुटिल भाई शंख के षड्यंत्र का अंत कर दिया। विक्रमादित्य के राज्याभिषेक के पश्चात अम्बावती राज्य में सुख शांति और समृद्धि का वातावरण व्याप्त हो गया। उनकी न्यायप्रियता और परोपकारी स्वभाव के कारण प्रजा में उनके प्रति अत्यधिक सम्मान और श्रद्धा थी। विक्रमादित्य ने अपने राज्य और प्रजा की भलाई के लिए हर संभव प्रयास किया, जिससे चारों ओर उनकी जय जयकार गूंजने लगी। एक दिन विक्रमादित्य शिकार करने के उद्देश्य से जंगल की ओर प्रस्थान किए। शिकार करते करते वे जंगल के घने हिस्से में जा पहुंचे, जहां से बाहर निकलने का कोई मार्ग उन्हें दिखाई नहीं दे रहा था। वह लगातार नए रास्ते की तलाश करते रहे, परंतु हर दिशा में घना जंगल और अनजान पथ ही नजर आ रहा था। इस भटकाव के दौरान विक्रमादित्य की नजर एक अत्यंत भव्य और सुंदर महल पर पड़ी। महल की अद्वितीय शिल्पकला और उसकी भव्यता ने उन्हें आकर्षित किया। उन्होंने अपने घोड़े पर सवार होकर उस महल की ओर प्रस्थान किया। महल के पास पहुंचते ही उन्होंने जाना कि यह महल राजा बाहुबल का है, जो अपनी शक्ति, उदारता और दानशीलता के लिए प्रसिद्ध थे। महल में प्रवेश करते ही विक्रमादित्य का स्वागत वहां के दीवान ने किया। दीवान ने विक्रमादित्य का आदरपूर्वक स्वागत करते हुए उन्हें महल के भीतर ले गया। दीवान ने विक्रमादित्य को संबोधित करते हुए कहा, राजन, आपकी कीर्ति दूर दूर तक फैलेगी और आप एक महान और प्रसिद्ध सम्राट बनेंगे। लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि राजा बाहुबल आपका राजतिलक करें। दीवान ने आगे बताया, राजा बाहुबल अत्यंत दानी और धर्मात्मा राजा हैं।
आपको उनसे स्वर्ण जड़ित सिंहासन मांगने का प्रयास करना चाहिए। ये सिंहासन भगवान शंकर ने राजा बाहुबल को भेंट स्वरूप प्रदान किया था और यह शक्ति और समृद्धि का प्रतीक है। यदि आप इस सिंहासन को प्राप्त कर लें तो यह आपको महान सम्राट बनने में सहायक सिद्ध होगा। विक्रमादित्य ने दीवान की बातों को ध्यानपूर्वक सुना और निर्णय लिया कि वे राजा बाहुबल से भेंट करेंगे। उन्होंने राजा बाहुबल के गुणों और उनके दानशील स्वभाव की प्रशंसा की। राजा बाहुबल ने भी विक्रमादित्य की वीरता, बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता को सराहा। उचित अवसर पाकर विक्रमादित्य ने विनम्रता से राजा बाहुबल से स्वर्ण जड़ित सिंहासन की मांग की। राजा बाहुबल ने विक्रमादित्य की नम्रता और उनके उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखते हुए उन्हें वह सिंहासन प्रदान करने का निर्णय लिया। उन्होंने विक्रमादित्य को स्वर्ण जड़ित सिंहासन भेंट किया और उनका राजतिलक भी किया। इस प्रकार विक्रमादित्य को भगवान शंकर द्वारा आशीर्वादित सिंहासन प्राप्त हुआ, जो उन्हें महान सम्राट बनने की शक्ति और प्रतिष्ठा प्रदान करता था। राजा विक्रमादित्य की जंगल में भटकने की घटना के पश्चात उन्होंने उस अद्वितीय महल में प्रवेश किया जो राजा बाहुबल का था। महल की भव्यता और आभा ने विक्रमादित्य को मंत्रमुग्ध कर दिया। महल के भीतर पहुंचते ही विक्रमादित्य का भव्य स्वागत वहां के दीवान ने किया और उन्हें राजा बाहुबल के समक्ष प्रस्तुत किया। राजा बाहुबल ने विक्रमादित्य का आतिथ्य सत्कार अत्यंत आदर और सम्मान के साथ किया। विक्रमादित्य के व्यक्तित्व और उनकी कीर्ति से प्रभावित होकर राजा बाहुबल ने उन्हें महल में ठहरने का अनुरोध किया। विक्रमादित्य ने अपनी विनम्रता और सौम्यता के साथ राजा बाहुबल की बात मान ली और कुछ समय के लिए महल में रुकने का निश्चय किया। महल में ठहरने के दौरान विक्रमादित्य और राजा बाहुबल के बीच अनेक विचार विमर्श और वार्तालाप हुए। इस बीच विक्रमादित्य ने उचित अवसर देखकर राजा बाहुबल से स्वर्ण जड़ित सिंहासन की मांग की। ये सिंहासन भगवान शंकर ने राजा बाहुबल को भेंट स्वरूप प्रदान किया था और यह शक्ति, समृद्धि और महानता का प्रतीक था। राजा बाहुबल ने विक्रमादित्य की मांग को ध्यानपूर्वक सुना और उनकी योग्यता, न्यायप्रियता और उज्जवल भविष्य को देखते हुए उन्हें सिंहासन देने का निश्चय किया। उन्होंने बिना किसी संकोच के स्वर्ण जड़ित सिंहासन विक्रमादित्य को भेंट कर दिया, ये समझते हुए कि विक्रमादित्य ही इस सिंहासन के सही हकदार हैं। विक्रमादित्य ने राजा बाहुबल के इस उदारतापूर्ण कृत्य के प्रति अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त की और कुछ दिनों तक महल में रहकर राजा बाहुबल का आतिथ्य स्वीकार किया। इस अवधि में उन्होंने राजा बाहुबल से अनेक महत्वपूर्ण प्रशासनिक और नीतिगत ज्ञान प्राप्त किए। कुछ दिनों बाद विक्रमादित्य स्वर्ण जड़ित सिंहासन के साथ अपने राज्य अम्बावती वापस लौटे। उनके आगमन पर राज्य में हर्ष और उत्साह का वातावरण व्याप्त हो गया। प्रजा ने उन्हें भव्य स्वागत के साथ अपनाया और हर कोई राजा विक्रमादित्य को इस महान उपलब्धि के लिए बधाई देने लगा। सिंहासन की महिमा और उसकी दिव्यता की बात दूर दूर तक फैल गई। विक्रमादित्य की महानता और उनके अद्वितीय साहस की कहानी सुनाने के पश्चात पुतली रत्नमंजरी ने राजा भोज की ओर देखा और कहा, महाराज, यदि आपने भी विक्रमादित्य के समान कोई महान कार्य किया है तो आप इस स्वर्ण जड़ित सिंहासन पर बैठने के योग्य हैं। रत्नमंजरी की यह घोषणा करते ही वह पुतली अदृश्य हो गई और आकाश में उड़ गई। रत्नमंजरी की बातें सुनकर राजा भोज ने गहन चिंतन में डूब गए। उन्होंने सोचा कि क्या उनके जीवन में कोई ऐसा कार्य था जो विक्रमादित्य के महान कार्यों के समकक्ष हो। उन्होंने अपने अब तक के शासनकाल का अवलोकन किया और अपनी न्यायप्रियता, परोपकारिता और प्रजा के प्रति अपने कर्तव्यों को याद किया। लेकिन विक्रमादित्य के अद्वितीय साहस और महानता के आगे उन्हें अपने कार्य सामान्य लगे। उस दिन राजा भोज ने स्वर्ण जड़ित सिंहासन पर बैठने का निर्णय टाल दिया। उन्होंने सोचा, मैं आज इस सिंहासन पर नहीं बैठूंगा। मुझे अपने कार्यों का पुनरावलोकन करना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि मैं इस सिंहासन के योग्य हूँ या नहीं।
राजा भोज ने ये निर्णय लिया कि वह अगले दिन वापस आएंगे और पुनः विचार करेंगे कि क्या वे इस दिव्य सिंहासन पर बैठने का अधिकार रखते हैं। ये कहानी हमें ये शिक्षा देती है कि लालच कभी भी नहीं करना चाहिए और दूसरों के बुरे विचारों का सहारा नहीं लेना चाहिए। जो लोग दूसरों के बुरे की इच्छा करते हैं उन्हें अक्सर अपने ही अध्याय में खुद को दुखी पाते हैं। बुराई की राह पर चलने वाले व्यक्तियों का जीवन अधिकतर कष्टों से भरा होता है। इस कहानी में हमें ये भी सीखने को मिलता है कि महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले हमें ध्यान से विचार करना चाहिए। राजा भोज ने ध्यानपूर्वक सोचा और उन्होंने निश्चय किया कि वह उस सिंहासन पर बैठने का निर्णय तभी लेंगे जब वे विक्रमादित्य के समान महान कार्य करने के योग्य महसूस करेंगे। इस कहानी से हमें ये भी सीखने को मिलता है कि समृद्धि और सफलता का मार्ग धार्मिकता, न्यायप्रियता और परोपकारिता के माध्यम से ही साधा जा सकता है। राजा भोज ने अपने शासनकाल में न्यायपूर्ण और परोपकारी नीतियों को अपनाया, जिससे उन्हें प्रजा का सामाजिक और आर्थिक कल्याण सुनिश्चित हो सका। इस तरह ये कहानी हमें नैतिकता, ईमानदारी और सही निर्णय लेने की महत्वपूर्णता को समझाती है। इससे हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें धर्म, न्याय और सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। आपको ये कहानी कैसी लगी, यह जरूर कमेंट करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग भी इस कहानी से ज्ञान प्राप्त कर सकें। अगले वीडियो में हम आपको 2 नंबर पुतला राजा भोज की कहानी सुनाएंगे, तो कृपया वह वीडियो जरूर देखें। आपके कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।